हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्स वेबर का लाइफ स्केच। हम देखेंगे कि उनकी पर्सनालिटी कैसी रही, उन्होंने क्या क्या काम किया है और उनके जीवन परिचय को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैक्स वेबर जो है उनकी जो ख्याति है, उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो एक सोशोलॉजिकल साहित्य के में बहुत ऊंची मानी जाती है। मॉडर्न जो सोशोलॉजी है उसको उन्होंने बहुत कुछ दिया है। जो किंग्सले डेविस है, ये भी एक सोशोलॉजिस्ट है और वो उनके बारे में ये कहते हैं कि मैक्स वेबर जो है वो आधुनिक समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। मतलब उन्होंने उनको मॉडर्न जो सोशोलॉजी है उसका फादर माना है। और उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है इसने बहुत समाजशास्त्रीय क्षेत्र में और अन्य कई क्षेत्रों में बहुत सारा काम किया है और इसकी जो देन है वो सोसाइटी के लिए बहुत महान मानी जाती है। अब हम ये देखते हैं कि वेबर न तो राजनीति के पैगंबर थे और नहीं वो मार्क्स की तरह किसी धर्मनिरपेक्ष धर्म की स्थापना करने वाले थे। एक्चुअल में वो क्या है, कोई भी जो वैचारिकी होती है उससे बहुत ऊंचे थे। उनकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि वो यूरोप और अमेरिका जो है उसकी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी उसका उन्होंने विश्लेषण, उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया था। और इसी वजह से उनका जो सोशोलॉजी में जो दर्जा है, समाजशास्त्र में जो उनका दर्जा है वो बहुत ऊंचा माना जाता है। अब हम उनकी जीवन और जीवन शैली जो है, लाइफ और लाइफस्टाइल जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मैक्स वेबर जो है उनका जो बर्थ है वो 21 अप्रैल 1864 में जर्मनी के एरफुर्ट जो जगह है वहाँ पे हुआ था। और उनका परिवार प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी था। उनके पिता जो थे वो उनके जो पूर्वज हैं उनका धंधा था, उनका व्यवसाय था कपड़ों का, तो वो व्यवसाय वो करते थे। उनकी माता जो थी वो जर्मनी की रही और उनके फादर जो है वो फौज में नौकरी करते थे। वीबर के पिता जो है उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो उदार दल के नेता के रूप में थी। तो वो अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। और उनका घर जर्मनी के बहुत फेमस जो पॉलिटिशियंस होते हैं और बर्लिन यूनिवर्सिटी के जो बहुत फेमस प्राध्यापक वगैरह थे उनका हाँ वहाँ आना जाना था और वो उनका संगम स्थल माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्स वेबर का जो चाइल्डहुड था वो ऐसे लोगों के बीच में था। तो बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी उनके आसपास थी तो वो उनके कांटेक्ट में रहते थे। मैक्स वेबर जो है उनकी जो स्कूली शिक्षा रही वो 1882 में ख़त्म हो गई थी। फिर उन्होंने जो हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी है उसमें लॉ की कम पढ़ाई स्टार्ट की। और मतलब उनका जो दाखिला था वो विधि संकाय में हुआ था। लेकिन फिर भी वो क्या है, लॉ में दाखिला लेने के बाद में भी वो रेगुलरली क्या है इकोनॉमिक्स और फ़िलासफ़ी जो है उनकी क्लासेस भी अटेंड करते थे और उनमें भी बैठते थे। स्टार्टिंग से ही वो क्या है बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे थे। उन्होंने 1883 में सैनिक शिक्षा के लिए भी अपनी सेवाएं दी थी। जब सैनिक शिक्षा ख़त्म हुई तो वो हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी जो है उसमें लौटने के बजाय बर्लिन यूनिवर्सिटी में अपने आगे की एजुकेशन के लिए गए। फिर उन्होंने हम अगर कहेंगे नाइस और गॉर्की की जो थिंकिंग थी उसका प्रभाव उनके ऊपर बहुत पड़ा था। नाइट्स के थ्रू ही उन्होंने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से उनका परिचय हुआ। फिर जो गॉर्के है उनका परिचय जर्मन विधि के विविध पक्षों से उन्होंने कराया। कुछ समय के बाद वो गाटिंगन जो है उसमें रहने चले गए और 1886 में वो फिर से वापस बर्लिन आए थे। तो यहाँ उन्होंने जो लॉ की पढ़ाई है वो कंप्लीट की, पास की और फिर जो फौजदारी न्यायालय होता है उसमें एक उन्होंने पोस्ट ली थी। अब जो वहाँ जो न्यायालय में काम करना था वो उनको बिल्कुल भी मैक्स को रास नहीं आ रहा था और उन्होंने अपना जो पूरा ध्यान है वो कहाँ पे उनकी जो रिसर्च है उसके ऊपर लगाया। 1889 में उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी और उनका जो रिसर्च का सब्जेक्ट था वो ये था कि मध्ययुगीन व्यापारिक संगठनों का इतिहास, ये उनका मेन सब्जेक्ट रहा था। और जीवन यापन करने के लिए उन्होंने कि भाई अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से चलाया जाए और काम किया जाए उसके लिए उन्होंने व्यवसाय किया। और इसमें वेबर जो है वो बराबर क्या है कि अदर जुड़ में रहे, मतलब वो अपना रिसर्च और अपनी स्टडी भी कर रहे थे अपना, और इधर वो क्या कर रहे थे, इधर
जो व्यापार है उसके अंदर भी वो थे। तो उनकी स्थिति जो रही वो बड़ी असमंजस की रही, और उन्होंने उसी असमंजस की स्थिति में कानूनी संस्थाएं जो है उनकी स्टडी की। और ये जो उन्होंने स्टडी की उसके रिज़ल्ट के रूप में ही हम देखते हैं कि 1891 में उन्होंने एक उनकी बुक पब्लिश हुई थी, जो थी रोम का खेतीहर इतिहास और सार्वजनिक और वैयक्तिक कानून की महत्ता, ये उसका शीर्षक रहा था। और ये जो पुस्तक थी, ये जो बुक थी, उन्होंने उसमें रोमन जो समाज है उसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल लाइफ जो होती है उसको एक्सप्लेन किया था। अब अगर हम रिसर्च वगैरह की बात करते हैं तो उनका अनुसंधान कार्य जो था उसके अलावा भी उन्होंने व्यावहारिक जीवन में भी अपने पार्टिसिपेशन दिया था। और वो जो वेराइन फॉर सोस्तिया पॉलिटिकल जो एसोसिएशन है, समिति है, उसके वो सदस्य रहे थे। ये जो एसोसिएशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि श्रमिकों को समाजवादी जीवन पद्धति की ओर लाना। तो समिति के जो सदस्य थे उन्होंने, जो हम कहें कि एकेडमिक जो सोशलिस्ट नाम से जो जाने जाते थे, तो उन लोगों ने इसके लिए काम किया। और ये समिति जो है वो ब्रिटिश फैबियन सोसाइटी जो है उस जर्मन में है जो उसका स्वरूप थी। और इस सोसाइटी ने वेबर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसकी थ्रू उन्होंने अपने जो उनकी रिसर्च है उसका जो यूज़ है वो बिहेवियरल जो लाइफ होती है ना, व्यावहारिक जो जीवन होता है उसके अंदर किया। और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने जो कारखाना में काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं ना, मिलों में जो भी मज़दूर काम करते हैं, और जो राजनीतिक जो नेता थे, उन इसी के थ्रू वो उनके कांटेक्ट में आए थे। अब वेबर ने जो यूनिवर्सिटी है उसमें अपना अध्यापन कार्य शुरू किया था। और उन्होंने उनका जो अगर हम उनके मैरिज की बात करें तो इसी टाइम में जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसी टाइमिंग में 1893 में उन्होंने मेरियन श्विट्ज़र जो है नाम की लेडी थी, उनसे उनकी शादी हुई थी। और बर्लिन यूनिवर्सिटी में उन्होंने 2 वर्ष तक काम किया था। और इसके बाद 1894 में उनकी जो नियुक्ति है वो एज अ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी में हो गई थी। फिर वो ये जो यूनिवर्सिटी है इसको छोड़ के 1896 में वापस हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में आ गए थे। और 1897 की बात अगर हम करें तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो सिर्फ 33 वर्ष के थे। लेकिन क्या है कि उनको मेंटल डिजीज़ हो गई थी, मानसिक बीमारी से वो ग्रसित हो गए थे। और कई दिनों तक वो क्या करते थे कि अपनी खिड़की खोल के और बाहर देखते रहते थे। और वो जो उनकी मानसिक बीमारी थी उन्होंने उसको इतना मजबूर कर दिया था कि उनका शैक्षणिक कार्य जो था वो उनको रोक देना पड़ा था, क्योंकि वो मेंटली इल थे। अब 4 साल तक करीबन वो इस बीमारी से उन्होंने फेस किया इस बीमारी को। और जब जैसे ही उनकी हेल्थ में थोड़ा सा सुधार हुआ तो उनका इंटरेस्ट जो धार्मिक विश्वास है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है उनके प्रति जागृत हो गया था। और उसी की वजह से 1904 में उनकी एक बुक आई थी, प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवादी की आत्मा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वो पब्लिश हुई थी। और अमेरिकी यात्रा का ये पहला जो उनका अवसर था कि जो अब कि अमेरिका में यात्रा करने का उनका जो पहली अपॉर्चुनिटी थी वो उनको 1905 में मिली थी। और ये वो अपॉर्चुनिटी थी जब वो सेंट लुई में आयोजित जो वैज्ञानिक विश्व कांग्रेस में भाग लेने के लिए अमेरिका गए थे। और 20th सेंचुरी का अर्थ उन्होंने ये लगाया था कि अब विज्ञान का अनुभव उन्होंने अमेरिका में किया। तो यहाँ उनका कांटेक्ट अमेरिका के बड़े बड़े जो समाज के उत्कृष्ट नेता थे और जो कर्मचारी थे उनसे हुआ। और उन्हीं की स्ट्रक्चर के साथ इन्होंने ये स्टार्ट किया था। अब अगर हम कहें कि मैक्स वेबर जो है तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उनका हेल्थ जो था उसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत वीक थी। और ख़राब हेल्थ होने की वजह से ही वो हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में आए थे। और उनका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था और सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं था, तो वो बहुत अच्छी तरीके से अपने व्याख्यान वगैरह भी नहीं दे पाते थे। तो इसी बीच में 1907 में उन्होंने अपने परिवार की जो विरासत है उसमें उनको बहुत सारा पैसा मिला था। और इसकी वजह से वो क्या है, इंडिपेंडेंट भी उनको बना दिया। ये जो पैसा मिला उसकी वजह से, ये जो धनराशि मिली उसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट बन गए थे। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना बंद कर दिया था और सारा टाइम वो अपने जो राइटिंग थी उसी में लगाते थे और पूरा टाइम उन्होंने उसी में किया। अब
वीबर का जो जीवन काल था वो यूरोप में पहला विश्व युद्ध हुआ उनके लाइफ में। वो जब रहे तो युद्ध की ये जो वॉर की ये जो टाइम पीरियड था उसमें वेबर ने राजनीतिक लेखक के रूप में बहुत ज़्यादा सम्मान पाया। और ये जो वॉर का टाइम था उसी में वो जो सैनिक चिकित्सालय है उसके प्रशासन के साथ जुड़े। और वेबर का नाम नवंबर क्रांति के बाद में जो वाइमर संविधान है उसके प्रथम मसौदे के तैयार करने के साथ भी हुआ था। अब हम अगर ये कहें कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के एक प्रमुख मेंबर के रूप में रहे, लेकिन जो नेशनल असेंबली है वो वहाँ तक नहीं गए और वहाँ तक चुने भी नहीं गए। फिर हम बात करते हैं कि उनके लाइफ के जो लास्ट के 2 साल रहे 1918 की अगर हम बात करें, क्योंकि 1920 में उनकी डेथ हो गई थी, तो 1918 की हम बात करें तो उसमें वो वियना यूनिवर्सिटी जो है उसमें एज अ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर रहे, काम किया उन्होंने। और 1920 में जब वो 56 साल के थे तो निमोनिया हुआ और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये उनका लाइफ स्केच की हम बात करते हैं। तो ये उनका जीवन काल था कि उन्होंने ये सब कुछ अचीव किया और किस तरीके से वो मेंटल इलनेस से जूझे और उसके बाद भी उन्होंने काम किया। अब हम उनका जो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड है, बौद्धिक पृष्ठभूमि है, वो देखते हैं। तो हम देखते हैं कि वीबर का बौद्धिक जो संदर्भ है वो बहुत ही बहुआयामी है। वो खुद दार्शनिक नहीं थे, फिलोसोफर नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके जीवन में ही दर्शन शास्त्र के महत्वपूर्ण संप्रदाय के बारे में उन्होंने वो लाइफ में उन्होंने नॉलेज ले लिया था। वो धर्म तत्वज्ञ नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी जो अलग अलग जो आर्टिकल्स है वो ये प्रूव करती है कि वो जो तत्वशास्त्र है उसका उन्होंने बृहद अध्ययन किया था। और एक आर्थिक इतिहासकार की तरह उन्होंने जो उनको भी जो भी लेखन था जो उनको उपलब्ध था उन्होंने पढ़ा, और उनका मस्तिष्क विधि विज्ञान जो है उसमें उनकी इंटरेस्ट था। वो इतिहास और कानून के दर्शन शास्त्र में बहुत ज़्यादा पारंगत थे। और प्राचीन और जो आधुनिक इतिहास है उसमें उनका बहुत ज्ञान उन्होंने पाया। और उसके साथ साथ सोशियोलॉजी जो है उसका भी उसका जो भी समृद्ध और मूल्यवान साहित्य था वो भी उससे बहुत अच्छी तरीके से उनको नॉलेज था, वो परिचित थे। और अपने समय की बौद्धिक जो शक्तियाँ हैं उनके साथ भी उनका गहरा जुड़ाव रहा। उनकी समाज विज्ञान की पद्धतियाँ जो है तत्कालीन जो समाज विज्ञान थे उससे प्रभावित थी। और वे कांट का जो दर्शन शास्त्र है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। उसे अपनी जो उनकी जो आर्टिकल्स थे उनके अंदर वो ढालने की कोशिश करते थे। अगर हम अब्दल थे और रिकर्ड की बात करें तो ऐसे दर्शन शास्त्री जो थे उनका प्रभाव भी मैक्स वेबर पे रहा था। फिर शायद ही ऐसे मैक्स वेबर सबसे अधिक प्रभावित आर्थिक इतिहासकारों में से थे। और इन इतिहासकारों में हम अगर हम बात करें कि हिस्टोरिक जो पर्सन्स थे उसमें हम वेलहम रोचर और कार्ल माइज जो थे वो इंक्लूड थे उसमें। जब वेबर प्रोटेस्टेंट आचार में आर्थिक पहलुओं को उन्होंने लिया तो वे इकोनॉमिस्ट जो है अर्थशास्त्री जो है तो उनसे भी वो अछूते नहीं रहे। कई जो आर्थिक परिप्रेक्ष्य है और अर्थशास्त्री जो रहे उनसे वो प्रभावित रहे और उनसे भी उनका कॉन्टैक्ट रहा। फिर हम देखते हैं कि ये जितने भी जो समाजशास्त्री है उसमें वेबर जो समाजशास्त्री रहे उसमें जो वेबर और जो सीमेल है ना, तो उनका जो वेबर पर सीमेल और टॉनिस जो है उनका बहुत प्रभाव रहा। और कई ऐसी कंसेप्ट्स थे जो वेबर को बहुत प्रभावित करते थे उन दोनों के। और जो सोशियोलॉजिस्ट सीमेल थे वो वेबर के बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। और जो सोशल फॉर्म है तो जिसे सीमेल जो है वो सामाजिक स्वरूप को सोशल फॉर्म कहते थे और वेबर उसको क्या कहते थे, आइडल टाइप कहते थे। और उसका एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने किया है आदर्श प्रारूप का। तो जब वेबर विवेकपूर्ण आर्थिक व्यवस्थाओं के धन के महत्व को निर्णायक मानते थे तो जो सीमेल है उन्होंने जो फिलॉसफी ऑफ मनी लिखी वो उससे प्रभावित हुए। और वो दिखता भी है कि ये दोनों एक दूसरे से प्रभावित थे और किस तरीके से एक दूसरे पे इनका प्रभाव था। अब हम अगर वेबर के आर्थिक इतिहासकार जो रहे वर्नर सोमबार्ट, उनकी अगर हम बात करें तो वर्नर सोमबार्ट जो है उनका भी उनके ऊपर बहुत प्रभाव रहा था। तो वर्नर सोमबार्ट जो है उनका भी बहुत प्रभाव रहा। और एक्चुअल में ये जो क्या है कि वेबर और सोमबार्ट जो है वो पारस्परिक बौद्धिक लेन देन भी उनका रहा।
मीन्स अपने विचार और उनका आदान प्रदान वो करते थे। और इसी तरीके से हम विक्स वेबर की जो अध्ययन सामग्री है उसको अगर थोड़ा देखें और उसका बौद्धिक परिप्रेक्ष्य देखें तो हमको बहुत इजीली ये पता चलेगा कि जो नाइस्ट थे या मार्क्स जो थे उनका प्रभाव भी उनके ऊपर था। वेबर जो है उनका ये मानना था कि मनुष्य की जो मानसिकता है वो सिर्फ सोशल जो हित होते हैं उनकी अभिव्यक्ति की वजह से ही नहीं होती है, बल्कि जो मार्क्स और नाइट्स की विचारधारा जो थी वो उससे भी प्रभावित थे। अब अगर हम बात करें कि मार्क्स का जो कृतित्व था वो 1883 में उनकी मृत्यु के साथ ही ख़त्म हो गया था, और इधर मेक्स का जो कृतित्व था वो उसका टाइमिंग 1920 था। तो वेबर जो है वो मार्क्स से बहुत अधिक प्रभावित थे, और 19th सेंचुरी के मिड टाइम में सोशोलॉजी और समाज विज्ञान जो है उसमें ये बराबर बहस चलती थी कि सोशल चेंजेस जो है उसके लिए, सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं उसके लिए विचार और भौतिक साधन जो होते हैं उनका योगदान किस हद तक होना चाहिए। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते थे इनको इस्टेब्लिश करने वाले नाइट्स थे जो सामाजिक परिवर्तन के विचारक रहे, और उन्हीं की वजह से ये स्टार्ट हुआ था। अब जो वेबर है, वेबर ने मार्क्स की जो थीसिस है उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, वो उसका विरोध करते हुए भी वो उसके वेबर के स्तरीकरण और आर्थिक व्यवहार के सिद्धांतों की जो जड़ें हैं वो मार्क्स की थीसिस में ही है। तो ऐसा माना जाता है कि शायद इसी कारण से वेबर मार्क्स के बहुत बड़े प्रशंसक भी थे। और हालांकि वेबर जो है उन्होंने मार्क्स की बहुत बड़ी और कड़वी आलोचना की है, और यहाँ तक भी उन्होंने कहा है कि मार्क्स का निर्वचन घटिया किस्म का है, फिर भी वे मार्क्स की बौद्धिक वरिष्ठता जो है उसका बराबर सम्मान करते थे। वेबर ने एक बार अपने स्टूडेंट्स से उनसे कहा था कि किसी भी जो समकालीन विद्वान और इसी तरीके की जो समकालीन दार्शनिक का मूल्यांकन होता है वह नाइट्स और मार्क्स के संदर्भ में किया जा सकता है। वे विचारक जिन्होंने जो समाज है, समाज विज्ञान है, उसमें कोई काम नहीं किया है, अगर नाइट्स और मार्क्स जो है उनके योगदान का संदर्भ नहीं दें तो अपने आप को और दूसरों को धोखा देते हैं। हम जिस भौतिक दुनिया में रहते हैं उनके जो आकार प्रकार है उनको बहुत अधिक रूप से नाइट्स और मार्क्स ने बनाया, तो ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। और वेबर का यही जो स्टेटमेंट था वो जो बॉमगार्टन है उन्होंने किया था, कि इस कथन का जो एक्सप्लेनेशन है वो बॉमगार्टन ने किया था, और उन्होंने ये कहा था कि जब हम वेबर की कृतियों को देखते हैं तो ये निश्चित रूप से हमें पता चल जाता है कि न तो उन्होंने अपने आप को धोखा दिया और न ही अपने विद्यार्थियों को उन्होंने धोखा दिया है। एक्चुअल में बात सच्चाई ये है, फैक्ट ये है कि वेबर का जो भी काम है, जो भी कृतियाँ हैं, वे नाइट्स और मार्क्स के जो उनका जो विचारधाराएं हैं उसका जो ऐसा एक पेड़ है उसी के नीचे डेवलप हुई है। ओके नाउ अब हम उनकी जो सोशल कंटेक्स्ट है उसको देखते हैं। सामाजिक संदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वेबर और जॉर्ज सीमेल जो है वो दोनों ही सेम टाइम पीरियड के हैं। तो सीमेल ने इस बात के लिए बहुत संघर्ष किया कि वे समाज का विश्लेषण अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठता से कर सके, और इसी तरीके का एफर्ट जो है वो वेबर ने भी लगाया। तो ये जो समानता है, तो इस समानता के होते हुए दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सीमेल ने अपने समकालीन जो राजनीति और सामाजिक लड़ाई से अपने आप को पूरी तरह से खींच लिया था। वे जहाँ अपने को खुद को यहूदी धर्म से पृथक अलग समझते थे, और वहीं वे विश्वविद्यालय में रह के इससे अजनबी भी रहे। जिस स्थिति में सीमेल थे उसमें उनके लिए वस्तुनिष्ठ जो विधि है उसको अपनाना बहुत ईजी था। वे उसी दुनिया में रहकर उसी दुनिया से बाहर की बातें करते थे। वेबर ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे प्रोटेस्टेंट पिता के बेटे थे, और उन्होंने दूसरी अगर हम बात करें तो उनके युग में कई राजनीतिक और सामाजिक कई मुद्दे थे। वे मुद्दे सीमेल के सामने भी थे, लेकिन जहाँ सीमेल इन मुद्दों से पीछे हट जाते थे वहीं वेबर जो है, मैक्स वेबर की अगर हम बात करते तो वो पूरे प्रेशर से उनका मुकाबला करते थे। वो उनसे घबराते नहीं थे, और वो उसी दुनिया में रहकर उसी दुनिया की चर्चा करते थे। ये उनकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी। सीमेल और वेबर की ये जो अनइक्वालिटी है उसकी वजह से ही दोनों जो थिंकर्स हैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की भिन्नता जो है
वो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सीमेल इन चीज़ों से पीछे रहते थे और वेबर उनका सामना करते थे। तो इन दोनों विचारकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि की भिन्नता की वजह से ही ऐसा है कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अलग अलग रहा। और हम ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी उम्र में जो सीमेल है उनके फादर की डेथ हो गई थी, और उनकी जो मम्मी है उनसे भी उनके कोई अच्छे संबंध नहीं थे। तो फीमेल को कहीं भी जो कहते हैं कि अटैचमेंट होता है, जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो नहीं था, और अपने परिवार से उनकी कोई ऐसी निकटता नहीं थी। और वेबर को अगर हम कहें तो वेबर की स्थिति अगर हम देखें तो वो कुछ अलग थी। उनका अपने पेरेंट्स से बहुत अटैचमेंट था और वो बहुत इमोशनली टच थे उनसे, है ना। तो रिश्तेदार जो है उनसे उनका अटूट संबंध था, खाली पेरेंट्स से ही नहीं रिश्तेदारों से भी बहुत अटूट संबंध था। तो परिवार ने उनको खींच रखा था और वो उस अकॉर्डिंग सोचते थे, और वो उस लिए वो इमोशनली स्ट्रांग भी थे। अब वेबर ने कोशिश ये की कि पारिवारिक संबद्धता को छोड़ के वो वस्तुनिष्ठता विधि को अपनाए। व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ की ये जो खिंचाव रहा है उसने वेबर का जो मानसिक संतुलन है उसको भी कमज़ोर कर दिया था, और इसकी वजह से वो 4 साल तक बीमार रहे थे। अब अगर हम ये कहें कि वेबर ने जो समकालीन राजनीतिक उहापोह है उसमें पूरा भाग लिया, तो ये गलत नहीं है। मतलब अपने युग की ये जो शक्तियां हैं उनके साथ उन्होंने बराबर कॉन्फ्लिक्ट किया है। जब वे मजदूरों के कल्याण की बात सोचते थे तो समाजशास्त्र का प्रशिक्षण उनको देते थे, और तभी उनके सामने ज्ञान का जो एरिया है वो अपने आप को उसके अंदर अलग रहने का प्रयास उनके अंदर चलता रहता था। अब 19वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 19वीं सेंचुरी में फ्रांस और जर्मनी के जो विचारक हैं उनकी कंपैरिजन में वेबर का जो पोजीशन है वो बहुत ऊंची रही है। और ऊंची इसलिए रही है कि वेबर का जो भी उन्होंने आर्टिकल्स लिखे या जो भी उन्होंने कुछ लिखा है वो बुक्स के फॉर्म में दुनिया के सामने है, और लगभग उनका सारा जो उन्होंने लिखा है वो सब एकेडमिक जर्नल जो है उसमें छपा हुआ है। और कोई भी विचारधारा जो है वो पुस्तक रूप में, बुक रूप में छपने या बुक रूप में रखने से पहले वेबर जो है उसे बौद्धिक पाठकों के सामने भी रखते थे। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट लगा दे प्रिंट करवा देते थे। वो बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनल्स जो होते थे उनसे डिस्कस करते थे और उनके सामने वो रखते थे। तो वेबर जो है उनके लिए अगर हम ये कहें कि उनकी लिखने की पद्धति जो है ना, वो विशेष पद्धति, तो ये गलत नहीं है। वो बहुत अच्छे से लिखते थे, और उनकी लिखावट जो है वो क्या है, सामान्य पाठकों के लिए भी थी और बौद्धिगम्य कम में थी। तो जब वे व्याख्यान देते थे वो, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत अलग होती थी। जो वो रिटर्न वर्क करते थे वो एक अलग लैंग्वेज में होता था, और वो तो जब वो कई ऐसे सार्वजनिक व्याख्यान देते थे वो बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में होते थे जो लोगों को बहुत इजीली समझ में आते थे। तो इसी तरीके से वेबर की जो लेखन पद्धति थी वो भी वैसी थी। जब वो राजनीतिज्ञों से बात करते थे तो वो उनकी भाषा होती थी, उनमें समझ आता था। जब वो सिंपल लोगों से बात करते थे तो उनकी शब्दावली, उनके पास एक दूसरे तरीके की शब्दावली थी जिसका वो यूज़ करते थे। वेबर जो है वो एकेडमिक काम जो करते थे तो अकादमिक काम को एक पूजा की तरह लेते थे और उनको उसको बहुत ऊंचा समझते थे। तो वे ऐसे कुछ प्रोफेसर्स थे जिनकी आलोचना करते थे जो अपने लेखन या व्याख्यान में वैज्ञानिक तटस्थता नहीं रखते हैं। तो ये उनका जो सामाजिक संदर्भ था, जो सोशल कंटेक्स्ट था, वो देखते हैं। अब हम उनकी मेजर राइटिंग्स जो है उनके बारे में बात करते हैं कि वेबर का जो जीवन है वो कभी भी बहुत इजी नहीं रहा या बहुत आराम से नहीं बीता। उन्होंने उनकी जो भी कृतियाँ लिखी उसके लिए उन्होंने लास्ट तक संघर्ष किया और यही उसका परिणाम रहा है। ओ गॉड, निकल गया ये। अब हम ये अगर कहें कि जिन गहराइयों में मैक्स वेबर ने छलांग लगाई वहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, तो ये गलत नहीं है कि वेबर एक साथ कई समस्याएं जो थी उनसे जूझते थे। और ये समस्याएं जो है जब वो बाहर आते थे तो उन क्रिटिकल सिचुएशन से जब वो बाहर आते थे तो उनके लिए वो बहुत पैनिक होता था। अब हम मैक्स वेबर की जो
रचनाएं हैं उनकी अगर हम बात करें, उनके आर्टिकल्स की, उनके जो राइटिंग है उसकी हम बात करें, तो हम ये देखते हैं कि वो सारा जर्मन लैंग्वेज में था। 1922 के बाद जब उनका 1922 में डेथ हो गई थी, तो जो उनकी बुक्स हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। और उन्होंने अपनी पूरे लाइफ में 4 बुक्स लिखी थी और वो अंग्रेजी में प्रकाशित है। और वो जो हैं उन वो 1904 और 5 में द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म लिखी गई थी। 1921 में द सिटी, 1927 में द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और 1922 में सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन लिखी गई थी। ये जो सारी जिन चारों बुक्स की हमने बात की है, तो ये जो उनके क्रिएशन थी, उससे वेबर ने तत्कालीन समाज से जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें कि 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के रिजल्ट के रूप में आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ था। जो इंडस्ट्रीज़ है, कारखाने जो है, उनका जो बड़ा प्रोडक्शन होता है उसके सामने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, तो ये सब ख़त्म होने लगी थी। तो लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि पूंजीवाद की जो छाया है, कैपिटलिज्म की जो छाया है, वो छोटे उद्योग जो हैं उनको ख़त्म कर देगी। तो ऐसा सब उन्होंने एक्सप्रेस किया था। अगर हम रेमंड एरा की बात करें, तो रेमंड एरा ने मैक्स वेबर की जो आर्टिकल्स है उनका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट उन्होंने ये कहा कि स्टडीज़ रिलेटेड टू मेथोडोलॉजी, क्रिटिसिज्म और फिलॉसफी, मतलब विधि शास्त्र, आलोचना और दर्शन शास्त्र से संबंधित। तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है वो कंपलसरी रूप से, अगर हम हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और जो समाज विज्ञान है उससे वो सरोकार रखती है, और ये जो ज्ञान विज्ञान या दर्शन शास्त्र है उससे भी रिलेटेड है, और ये सब्जेक्ट मैटर जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसमें उन्होंने जो ह्यूमन एक्शन है उसको दिखाया है। दैन फिर हम बात करते हैं सेकंड जो कैटेगरी है उसके अंदर जो हिस्टोरिकल वर्क्स है, ऐतिहासिक कृतियाँ जो है वो आती है। और हम ये देखते हैं कि ये जो 4 कृतियाँ हैं ये मैक्स वेबर की इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे और क्रिएशन थी, और फिर भी उनकी कुछ ऐसे आर्टिकल्स और ऐसे क्रिएशन भी थे जो अंग्रेजी में प्रकाशित नहीं हो सके। और ये जो आर्टिकल्स थे उनके अलावा भी वेबर ने अपने एजुकेशन टाइम में, अपनी जो शिक्षण लिए उन्होंने उस टाइम में यूनिवर्सिटी में कई ऐसे लेक्चर्स दिए थे जो इसके अंदर इंक्लूड हैं। दैन फिर हम बात करते हैं स्टडीज़ इन द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, धर्म के समाजशास्त्र से जुड़े हुए अध्ययन। तो धर्म के समाजशास्त्र का अध्ययन प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद से स्टार्ट होता है। ये जो प्रसिद्ध उनकी कृति थी, उसके बाद वेबर ने दुनिया के 6 बड़े जो धर्म हैं उनका कंपैरेटिवली उनकी स्टडी की थी, और अपना लाइफ जो था, उनका पूरा जो जीवन काल रहा, उसमें उन्होंने 5 धर्मों का अध्ययन वो कर पाए थे। एक धर्म उनसे छूट गया था। और लास्ट इसके अंदर हम कहें कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्थ व्यवस्था और समाज, तो ये वेबर की अंतिम कृति थी। और इसका ये जो पब्लिश हुई थी ये उनके डेथ के बाद हुई थी, और वो इसी पे काम कर रहे थे, और इसी पे काम कर रहे थे। और तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो गया था। तो अभी जो धर्म है उसका जो 6ठा धर्म था उसका कंपैरेटिव स्टडी उनका बाकी रह गया था, और उसी टाइम में वो निमोनिया के शिकार हो गए थे। तो वेबर जो है उनकी ये सभी जो कृतियाँ हैं उनका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है, लेकिन वो बहुत विस्तार से उनका विश्लेषण अगर हम करें तो वो बहुत कठिन है। तो जो रेमंड एरा है उन्होंने ये 4 कैटेगरीज जो है इनको एक्सप्लेन किया था। उनको थोड़े आगे बहुत चैप्टर्स हैं जिनके अंदर वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। और अगर हम ये कहें कि ये सब उन्हीं के काल की उपज है तो ये गलत नहीं है। और 18 और 19 सेंचुरी की हम बात करें तो जब क्या है, यूरोप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहा था, और 20वीं शताब्दी में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, और सबसे अधिक चेंजेस तो सामंत काल के टाइम पे हुए, और सामंत काल के जो पतन हुआ और पूंजीवाद जो पनपा उसी वजह से हुआ था। तो
हम ये कह सकते हैं कि जो भी बड़े बड़े थिंकर्स थे उसके अंदर मैक्स वेबर जो है उनका अपना बहुत बड़ा योगदान है। और जो समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र के उत्थान की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें मैक्स वेबर ने अपना बहुत योगदान दिया और उन्होंने बहुत अपने आप को स्टैब्लिश किया है। तो मैक्स वेबर जो है उनका जो योगदान रहा है तो वो जितने भी उस टाइम के विचारक जो थे, वो जो थिंकर्स थे, उनसे अलग था। और दुर्खिम जो है मैक्स वेबर या हम पेरेटो या उनकी बात करें तो समाज विज्ञान जो है उसमें स्पेशली सोशोलॉजी और साइकोलॉजी जो है उसमें उनकी भूमिका को हम नकार नहीं सकते हैं। और उनका जो व्यक्तित्व रहा, उनकी जो पर्सनालिटी रही और उनकी जो कृतियाँ रही वो बहुत डेफिनेटली सोसाइटी जो है उसको एक उनको अनुपम उपहार है, ये कहना गलत नहीं होगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने उनकी पर्सनालिटी और उनका वर्क्स जो है या उनके आर्टिकल्स जो है उनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्स वेबर की जो थियोरीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।